हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बोर्ड प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। अ, बस एक महीना ही बचा है अगर आप देखेंगे अपने बोर्ड एग्जामिनेशन को। एक महीने से भी कम। जहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें कवर अप करनी होंगी। सिलेबस आप सभी का पूरा हो गया होगा। आपको सिर्फ रिवाइज करने पे ध्यान देना होगा। रिवाइज आप किस तरीके से करेंगे, क्या पैटर्न होना चाहिए, खासकर साइंस वाले एग्जाम को लेकर के वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पेपर पैटर्न में आपको पता है कि पूरा जो पेपर है वो 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है ना। सेक्शन ए, बी और सेक्शन सी। जबकि इससे पहले 2024-25 में, 2023 में, 2022 में जो क्वेश्चन पेपर था वो सेक्शन ई तक डिवाइडेड था। अब सिर्फ 3 सेक्शंस होंगे और इन तीनों सेक्शंस में जो स्प्लिट है पूरे चैप्टर्स का, उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो चैप्टर है वो केमिस्ट्री का है ना। और उसको सेक्शन बी कर दिया गया है। सेक्शन ए में हम बायो से संबंधित चैप्टर्स पढ़ेंगे, है ना। जो चैप्टर नंबर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और लास्ट वाला जो चैप्टर है आवर इन्वायरमेंट का, हमारा पर्यावरण पे, ये वाला जो चैप्टर है वो ए सेक्शन में कवर होगा और बाकी जितने बचे हुए फिजिक्स के चैप्टर्स हैं वो सेक्शन सी में कवर होते हैं। तो जो इससे पहले भी जो क्वेश्चन पेपर्स थे उसमें 20 एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जाते थे, है ना। तो ये पेपर में भी एमसीक्यूज, नंबर ऑफ एमसीक्यूज उतने ही होंगे, बस उनको हर एक सेक्शन में स्प्लिट कर दिया गया है सब्जेक्ट बेसिस पे। तो आज से हम एमसीक्यूज टाइप्स के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे उनको सॉल्व करेंगे। किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में और हमको उनको किस तरीके से डील करना है, ताकि हमारे जो ये मार्क्स हैं वो पुख्ता हो जाएं एग्जाम के लिए। ये आप समझिए कि 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। अगर आपने 15 क्वेश्चंस भी कर लिए, आपको पास होने के लिए 12-13 नंबर ही चाहिए, और है ना। तो बहुत ध्यान से इन चीज को करने वाले हैं हम लोग। और डेली के अब हम 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं हर एक सेक्शन से। तो आपकी जो जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस थे उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आगे आने वाले जो क्वेश्चन पेपर होगा आपको अटेम्प्ट कैसे करना है वो भी हम देखेंगे। चलिए देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चन। और हम प्रीवियस ईयर यानी कि 2025 का क्वेश्चन पेपर उठाएंगे। उसमें जितने क्वेश्चंस पूछे गए थे केमिस्ट्री वाले पोर्शन का, यानी कि चैप्टर 1, 2, 3 और 4 में से, उन्हीं को सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस को आप खुद करने का प्रयास करें और वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चंस को पढ़ें और उसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में आप देते रहें कि इसका आंसर क्या होगा, या फिर लास्ट में आप बताएं कि आपने टोटल इसमें कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। चलिए बनाते हैं पहला प्रश्न। तो लिखा है कि वायु की उपस्थिति में एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के दहन होने पर बनने वाले उत्पाद क्रमशः हैं। जब हम वायु की उपस्थिति में एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम को जलाते हैं तो उत्पाद कौन से बनेंगे इसमें से। ठीक है, तो इनमें से एक क्वेश्चन इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं कि जब भी हम धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में उनका दहन कराते हैं तो धातु धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम है ये दोनों के दोनों क्या बनाएंगे, धात्विक ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, तो धात्विक ऑक्साइड देखो, इनमें ऑक्साइड यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, हर जगह पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड ही दिए हुए हैं। आपको सिर्फ इनके फॉर्मूले यानी कि सूत्र जो है वो सही करने हैं। कौन सा ऑप्शन हो सकता है इनमें से, तो फॉर्मूला आप कैसे बनाते हैं। आप जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाना है तो एल्यूमिनियम के नीचे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के नीचे ऑक्सीजन आप लिखते हैं। और एल्यूमिनियम, इसकी संयोजकता कितनी होती है, 3। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2। और हम इनकी संयोजकता को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बन जाता है, Al2O3। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, Al2O3। तो इनमें से Al2O3 देखिए सिर्फ बी और डी ऑप्शन में है, तो ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गए। ठीक, ऐसे ही दोनों ऑप्शन में है तो मैग्नीशियम का करना पड़ेगा। तो ऐसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg और ऑक्सीजन, Mg का कितना होता है, 2 संयोजकता, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, Mg ट्वाइस और ऑक्सीजन ट्वाइस, है ना। ये दोनों सेम है तो हम इसको कट डाउन कर सकते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मूला बन जाएगा। तो दहन के उपरांत जो बनेगा वो क्या बनेगा, बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा, Al2O3 और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक है, इजी क्वेश्चन है 2025 में, पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, पॉज कीजिए और इसको बनाइए। क्या होगा, निम्न तालिका में पीएच स्केल पर 4 विलयनों ABCD के पीएच मान दर्शाए गए हैं, है ना। ए दिया हुआ है जिसका पीएच मान 5 और बी दिया है जिसका पीएच मान 7 और
सी दिया हुआ जिसका पीएच मान कितना है 13 और डी दिया है जिसका पीएच मान कितना है 3। अब ये जो ऑप्शंस हैं इन ऑप्शंस में आपको लगाना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखिए, तो 7 वाला जो बी ऑप्शन है वो क्या है, वो है उदासीन, है ना, बी ओ वाला। तो जहां जहां पर भी उदासीन देख रहे हैं आप, देखो 3 ऑप्शन में उदासीन दिखाई दे रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब देखिए, अब जो भी 7 के इधर आता है ना, 7 से पहले जो भी चीजें आएंगी वो सब क्या होगा, अम्लीय होगा, है ना, अम्लीय होगा। जितना हम दूर जीरो की तरफ चलते जाते हैं, अम्ल जो है वो प्रबल होने लग जाता है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड जिसको बोला जाता है। तो जो डी वाला जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, प्रबल अम्ल होना चाहिए, डी वाला। इनमें से किसी कोई प्रबल अम्ल दिख रहा है, लास्ट वाला ऑप्शन प्रबल अम्ल दिख रहा है, यानी कि जो लास्ट वाला ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमको ये एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार कीजिए, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है। ठीक है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है, यानी कि HCl किसके साथ अभिक्रिया कर रहा होगा, NaOH, है ना, हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर रहा है। दूसरा वाला मैग्नीशियम ऑक्साइड तनु HCl से अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, HCl के साथ अभिक्रिया कर रहा है। ठीक है, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड NaOH के साथ अभिक्रिया करता है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, अब यह पाया जाता है कि प्रत्येक प्रकरण में लवण और जल बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनती है, उदासीन लवण बनते हैं या फिर अम्लीय लवण बनते हैं। ठीक, ऊपर आपको 3 अभिक्रियाएं दी गई हैं, इन 3 अभिक्रिया में क्या उत्पाद बनेगा उसके आधार पर आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चुनना है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो पहले वाले में ये अम्ल है, ये क्या है, क्षार। ठीक है, अम्ल है और दूसरा क्या है, क्षार। तो ये ऐसे ही जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, जो भी धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो सभी क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो अर्थात ये क्षार हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्षार, और HCl क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। अम्ल और क्षार अभिक्रिया कर रहे हैं, ऊपर में भी अम्ल और क्षार अभिक्रिया कर रहे थे। ठीक, यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो ये भी क्या है, क्षार है, और ये भी क्या है, अम्ल है। तो क्योंकि क्योंकि अधात्विक ऑक्साइड जो हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो इन तीनों को अगर आप देखोगे तो तीनों अम्ल और क्षार से अभिक्रिया कर रहे हैं, और आपको पता है कि जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी अभिक्रिया होती है, उदासीन अभिक्रिया होती है। यानी कि अम्ल और क्षार के मिलने से उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, जिसके उत्पाद क्या होंगे, लवण और जल बनते हैं, आपने पढ़ा होगा। ठीक, ये जो अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा और प्लस वाटर यानी कि जल का निर्माण होगा। ऐसी इनमें भी क्या बनने वाला है, लवण बनने वाला है, और क्या बनने वाला है, जल बनने वाला है। इसमें भी क्या बनेगा, लवण बनेगा और प्लस क्या बनने वाला है, जल बनने वाला है। तो ये सभी अभिक्रियाओं में कॉमन बात क्या है, सभी में लवण की बनेगी और साथ में क्या बनेगा, जल की प्राप्ति होगी। तो क्या ऐसा ऑप्शन कहीं पे दिख रहा है, तो ए वाले ऑप्शन में हमको दिखाई दे रहा है कि लवण और जल बनेगा। अगर आप देखोगे दूसरे ऑप्शन में कि उदासीन लवण बनते हैं, ठीक है, उदासीन लवण बनते हैं, सिर्फ उदासीन लवण, जल यहां पे बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उदासीन लवण तब बनते हैं जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, है ना, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तब उदासीन चीजें बनेंगी। ठीक है, तो इसमें इस केस में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, पहले वाले केस में, दूसरे वाले में नहीं है। ठीक है, अगला हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, तो ये तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी ही नहीं, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अम्लीय लवण बनते हैं, अम्लीय लवण तभी बनेंगे जब जब क्या हो, प्रबल अम्ल अभिक्रिया करे दुर्बल क्षार से, तभी बनेगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन में दिखाई नहीं देता हमको, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए और सॉल्व कीजिए। सॉल्व कर लिया होगा आपने। देखिए, दो तत्वों ए और बी के बीच अभिक्रिया से कोई यौगिक सी बनता है। ठीक है, कोई आपके पास तत्व है ए और दूसरा तत्व है बी, इन दोनों के बीच अभिक्रिया हो रही है, यानी कि ए प्लस बी अभिक्रिया कर रहे हैं और सी बनता है। ठीक, ए इलेक्ट्रॉन खोता है और बी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ए इलेक्ट्रॉन त्यागता है और बी इलेक्ट्रॉन पाता है। ठीक है, तो यौगिक सी निम्न में से कौन सा गुण नहीं दर्शाएगा,
ठीक, आपको पता होगा धातु का क्या गुण होता है, धातु आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन त्याग देती है। ठीक, तो ए को हम मान सकते हैं कि ए क्या होगा, धातु होगा। ठीक है, ए क्या होगा, धातु, जो आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधातु बोलते हैं। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। और जब धातु और अधातु आपस में अभिक्रिया करते हैं तो जो यौगिक बनता है उस यौगिक को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आयनिक यौगिक। क्या बनते हैं, आयनिक यौगिक बनते हैं। आपने पढ़ा होगा, पढ़ा होगा ना। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम और क्लोरीन आपस में अगर अभिक्रिया करेंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड आयनिक यौगिक का उदाहरण है। ठीक है, तो धातु अधातु मिलकर के आयनिक यौगिक बनेगी, यानी कि जो सी होगा वो क्या होगा, आयनिक यौगिक होगा। और आयनिक यौगिक को गलनांक हमेशा उच्च होता है, ये तो सही बात है। लेकिन यहाँ पे क्या बताना है, कौन सा गुण नहीं दर्शाएगा। ठीक, जो नहीं दर्शाएगा वो आपको बताना है। तो अगर गलनांक उच्च है, जल में अत्यधिक विलय होते हैं, ये जलीय विलयन है। जैसे नमक है, नमक भी क्या है, एक आयनिक यौगिक है। तो अगर नमक को जल में घोलेंगे तो आसानी के साथ घुल जाता है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। ठीक, बी वाला भी करेक्ट है। इसके विजातीय विपरीत आवेश आयनों के बीच दुर्बल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है। आपको पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज बना है कहां से, धातु, धातु ने इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है इसीलिए उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव और निगेटिव ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में तेजी के साथ बंधे रहते हैं, प्रबल आकर्षण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत बताता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन भी पढ़ लो कि यह अपनी गलित अवस्था अथवा जलीय विलयन में विद्युत का चालन करता है। सही बात है, विद्युत का चालन तो करता है, ये गलित अवस्था में करेगा या फिर जलीय में करेगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करें, खुद पढ़ें, खुद सॉल्व करें उसको, आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, फिर आप अपने आंसर को मैच करें जरूर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दी गई संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में ए, बी, सी और डी का मान क्रमशः है। आपको ये रासायनिक समीकरण दी गई है ना। पीबी NO3 का होल ट्वाइस ऊष्मा से पीबीओ और Na2 और ऑक्सीजन देता है। ठीक, ये अभिक्रिया आपको याद आ रही होगी, चैप्टर नंबर 1 में दिया होगा। लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया दी हुई है। कौन सी वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। तो अगर हम इसको तोड़ेंगे तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। अब इसको संतुलित करने पे यहाँ पे जो अंक आएंगे, इन अंकों को आपको एबीसीडी के रूप में दर्शाना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसके लिए आपको समीकरण संतुलित करना है। ठीक है, आइए इस समीकरण को संतुलित करते हैं। अब देखिए इसमें, अब ऑप्शन से अगर आप देखोगे तो पहले ऑप्शन में या तो 1 है या तो 2 है। ठीक है, या तो 1 होगा या तो 2 होगा। अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं, ठीक है, अगर हम इसको 1 रखते हैं तो यहाँ पे पीबी का नंबर कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पर भी 1 आना चाहिए। पीबी का नंबर कितना होना चाहिए, 1। तो यहाँ पे परमाणुओं की संख्या ऑक्सीजन की भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और टोटल ऑक्सीजन की अगर संख्या देखोगे तो 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, टोटल 4 हो गए, 4 और 1 5 हो गए। जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर देखोगे तो 2 3 6, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 6। तो 1 तो यहाँ पे हो नहीं सकता, तो जो ए है वो तो 1 नहीं हो सकता। इसीलिए ये वाले दो ऑप्शन, ए और बी ऑप्शन, दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक, यह तो हमको पता चल गया कि पहले वाले ए वाले संख्या में यहाँ पे कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। कितना आने वाला है, 2, क्योंकि 2 ऑप्शन में है। ठीक, अगर आपको नहीं आता तो आप इस मेथड से कर सकते हैं, ऑल्दो आपको आपने सॉल्व कर लिया होगा, है ना। तो अगर यहाँ पे अगर 2 रखते हैं तो लेड का कितना हो जाएगा, पीवी का 2। तो यहाँ पर भी लेड का कितना होना चाहिए, 2 हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर पीबी का यहाँ पे 2 हो गया, ऑक्सीजन के कितने हो गए, ऑक्सीजन के यहाँ पे 2, यहाँ पे कितने हैं, 2 यानी कि 4, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 6। और यहाँ पे देखिए कितने हो जाएंगे ऑक्सीजन के, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, टोटल कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो सकता है, या तो 2, तो दूसरे वाले में भी, बी वाले में भी कितना, 2, हमारा ये ऑप्शन आ गया। ठीक है, ए के स्थान पे 2 और बी के स्थान पे भी कितना आ गया, 2। सी वाले ऑप्शन में देखो, या तो सी वाले ऑप्शन में 4 आ जाएगा, या तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे नाइट्रोजन का नंबर कितना है, यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 2, यहां से 2 और यहाँ पे 2, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे, 4।
4 एटम है, तो नाइट्रोजन के 4 होने चाहिए। यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, 4 लिख देंगे नाइट्रोजन के आगे। ठीक, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट हो जाएगा। तो 4 अगर नाइट्रोजन के है, टोटल ऑफ ऑक्सीजन के कितने हो गए देखिए, ऑक्सीजन के यहाँ पे 8, यहाँ पे 2, 8 2 10, और ये 2 कितने हो जाएंगे 12। ठीक है, यहाँ पे कितने थे ऑक्सीजन का, 2 3 6, 6 दूनी 12 टोटल हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से हम एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में यदि हम 4 कार्बन परमाणुओं का कार्बन कंकाल बनाएं तो संभावित 2 भिन्न कंकाल क्या होंगे। कंकाल यानी कि जो कार्बन का स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा। अगर 4 आपके पास कार्बन है, उन कार्बन को अगर आपको व्यवस्थित करना है तो वो दो कार्बन श्रृंखला कैसी होगी, कार्बन श्रृंखला आपको बनानी है। ठीक है, तो 4 कार्बन से आपको पता है 4 कार्बन से एक सीरीज आपकी सीधी बन जाएगी, है ना। हम 4 कार्बन से सीधे एक बना सकते हैं। ठीक, जैसे एक कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन हो जाएगा, तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन, एक तो बना देंगे, है ना। अब एक मेथड तो ये हो जाएगा, तो सभी में ऐसा दिया हुआ है, एक सीरीज आपको दी होगी, है ना, एक श्रृंखला दी हुई 4 कार्बन की। ठीक, दूसरी क्या बन सकती है, अगर हम इस ऑप्शन को देखें तो ये भी तो क्या है, अगर मान लो एक रस्सी है, रस्सी को थोड़ा सा टेढ़ा कर दें और फिर पकड़ें इसको तो ये भी सीधा हो जाएगा, मतलब ये दूसरा रूप तो है नहीं उसका, है ना। तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ठीक, पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन देखें तो दूसरा ऑप्शन भी सेम ऐसा ही है, एक ये सीधी श्रृंखला है, ये भी आपकी कैसी एक सीधी श्रृंखला ही है। ठीक, इसको आप सीधा कर दीजिए तो ये एक सीधी श्रृंखला हो जाएगी, है ना, नंबर ऑफ कार्बन जो है एक चेन में लगे हुए हैं। ठीक, तो ये भी नहीं हो सकता। अब डी वाला ऑप्शन अगर आप देखोगे तो डी वाले ऑप्शन में भी ये और ये वाला ऑप्शन, है ना, ये भी आपका क्या है, एक सीधी श्रृंखला ही है। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन ये एक जगह से स्टार्ट करेंगे तो ये सीधी श्रृंखला ही जाती है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी को अगर आप देखोगे तो इसमें एक तो ये बन जाएगा, दूसरे वाले केस में अब देखिए दूसरा वाला जो कार्बन है वो दूसरे पोजीशन पे है कार्बन के। ठीक, तो यहां से ये एक बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि हम जो कंकाल बनेगा, 2 संभावित कंकाल, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। इसको हम लोग समाव्यता कहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि अगर 3 कार्बन से ज्यादा कार्बन हो फिर कार्बन को हम अलग अलग तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं संरचना के आधार पर, है ना। तो इसी कार्बन देखो 4 कार्बन है, यहाँ पर भी 4 कार्बन है, लेकिन दोनों की संरचना क्या है, अलग अलग है। इन बाकी सभी में संरचनाएं क्या है, समान ही है, सारे के सारे संरचनाएं समान है, लेकिन इसमें अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग संरचनाएं जहां पर होती हैं इसको हम समाव्यता कहते हैं, आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ये एग्जांपल है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नॉर्मल ब्यूटेन या पेंटेन के कितने समायव हो सकते हैं, तो 4 कार्बन से संभावित कितने, 2 ही समायव हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक, आई होप यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि जल का विद्युत अपघटन एक वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, जल का अपघटन यानी कि जल को तोड़ना। ठीक है, जल के विद्युत अपघटन के समय इलेक्ट्रोडों पर मुक्त गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात होता है। ठीक, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा स्थिर अनुपात का नियम, है ना, या निश्चित अनुपात का नियम आपने पढ़ा होगा। उस नियम के अनुसार क्या होता है कि कोई भी पदार्थ, है ना, या कोई भी यौगिक, ठीक है, चाहे आप उसको कहीं से भी प्राप्त करें तो जो बनता है ना, जिनसे बनता है उनका द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में होता है। ठीक है, अगर आपको याद आ रहा होगा क्लास 9th का तो ये भी चाहे जल कहीं से भी हो और कैसे भी उसको वियोजित करें, वियोजित करने पे उनका जो द्रव्यमानों का अनुपात है वो हमेशा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर हम अनुपात निकालेंगे तो हमेशा कितना आता है, 1:8 का अनुपात आता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8, कॉपर के विद्युत अपघटनीय परिष्करण के समय, ठीक, जब हम कॉपर का विद्युत अपघटनीय परीक्षण करते हैं, अपचयन वाली विधि है, उपयोग किए जाने वाले एनोड कैथोड और विद्युत अपघट्य क्रमशः होते हैं। अगर आपको याद आ रहा हो तो इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं। देखो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूं ऊपर को, इस वाले प्रश्न को।
अब इसमें देखिए कि विद्युत अपघटनीय परिष्करण ऐसी विधि है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम धातुओं का परिष्करण करते हैं, यानी कि शुद्ध धातु प्राप्त करने की एक विधि है। ठीक, इस विधि में क्या करते हैं हम, जो भी हमको जिस धातु से जिस ऑक्साइड हो गया या जो ऑक्साइड हो गया या फिर क्लोराइड हो गया, उसका हम विलयन प्राप्त कर लेते हैं, है ना। उस विलयन को हम विद्युत अपघट्य के रूप में लगाते हैं। ठीक, और इसमें एक एनोड लगाते हैं और एक क्या लगाते हैं, कैथोड लगाते हैं। ठीक, आपको याद होगा एनोड यानी कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, जो धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एनोड। धनात्मक इलेक्ट्रोड को क्या बोला जाता है, एनोड। और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड यानी कि निगेटिव वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। ठीक, हमने क्या कहा कि अगर हम धातु का परिष्करण करते हैं या शुद्ध धातु हमको प्राप्त करना होता है, तो शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, हम दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रोड, और उसको हम विद्युत अपघट्य में डुबा देते हैं, और डुबाने के बाद इनको हम एक बैटरी के द्वारा कनेक्ट कर देते हैं। किसके द्वारा, एक बैटरी के द्वारा इनको कनेक्ट कर दिया जाता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, बैटरी के द्वारा इनको कनेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, कुछ इस तरीके से। ठीक, कनेक्ट कर दिया। तो जब हम विद्युत प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत प्रवाहित करने से ये जो एनोड होता है, ये जो एनोड आपको दिखाई दे रहा है, ये एनोड अशुद्ध धातु का बना होता है। याद रखना, ये किसका बना होता है, अशुद्ध धातु का। ठीक, और ये जो कैथोड होता है वो किसका बना होता है, वो बना होता है शुद्ध धातु का, शुद्ध धातु का बना होता है। और ये जो विद्युत अपघट्य है, ये सॉल्यूशन होता है, विलयन होता है। जो भी धातु आपको परिष्कृत करनी है, या तो उसका उसका विलयन ले लेंगे ऑक्साइड के रूप में या क्लोराइड के रूप में, इसका विलयन हम ले लेते हैं। तो इसी क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कॉपर के विद्युत अपघटनीय परिष्करण के समय उपयोग किए जाने वाले एनोड, कैथोड और विद्युत अपघट्य क्रमशः होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आप बता सकते हैं आसानी के साथ। कैथोड हमेशा शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है, तो सबसे पहले इन्होंने पूछा एनोड, तो एनोड में अशुद्ध धातु हो जाएगा, अशुद्ध कॉपर ले लिया। फिर शुद्ध कॉपर हो जाएगा, और अम्लीकृत कॉपर सल्फेट विलयन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जहां पे हम धातु का परिष्करण करते हैं, है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड जो निगेटिव इलेक्ट्रोड है यानी कि ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है, वो शुद्ध धातु का बना होता है। एनोड को हम लोग अशुद्ध धातु का रखते हैं, और ये जो विद्युत अपघट्य है, ये विद्युत अपघट्य उसी का विलयन होता है जिस धातु को हमको परिष्कृत करना है। जैसे कॉपर को अगर परिष्कृत करना है, तो कॉपर सल्फेट का विलयन ले लेते हैं, तनुकृत यानी कि अम्ल थोड़ा सा डालते हैं उसमें, ताकि विद्युत अपघट्य बहुत तेजी के साथ गति कर सके, है ना, और अपघटन हो सके तेजी के साथ। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। सेम इस मुख्यतः ऐसे विधि का इस विधि का उपयोग उन धातुओं को या उन तत्वों का परिष्करण में किया जाता है जो उच्च क्रियाशील वाले होते हैं। ज्यादा क्रियाशील वाले धातुओं को इससे परिष्कृत किया जाता है। ठीक है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, है ना, एल्यूमिनियम, है ना, इस तरीके के धातुओं को इससे परिष्कृत किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है कि विद्युत अपघटनीय अपचयन अभिक्रिया प्रक्रिया द्वारा गलित क्लोराइडों में से प्राप्त होने वाली धातु, तो पहला है गोल्ड सिल्वर, ये निम्न धातु की होती हैं, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। कैल्शियम मैग्नीशियम, तीसरा हो जाएगा एल्यूमिनियम सिल्वर, सिल्वर तो हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। सोडियम आयरन, आयरन तो नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम को हम क्या कर सकते हैं, विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया द्वारा गलित क्लोराइडों से प्राप्त करते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक, आई होप क्वेश्चन 9 तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, पॉइंट्स आपको क्लियर होते चले गए होंगे। आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठें और खुद सॉल्व करें उसको। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं, लास्ट वाला क्वेश्चन, के नीचे दिए गए किस विकल्प में मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना सही दिखाया गया है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इस करेक्ट ऑप्शन को जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और सेशन आपको कैसा लगा, आंसर जरूर दें सब लोग, है ना। सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, है ना। हिंदी मीडियम खासकर
ये तो अगला जो वीडियो आएगा इसी से संबंधित आएगा, या तो हम इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे 10 क्वेश्चन और, या फिर हम सेक्शन ए या सेक्शन सी वाले में से करेक्ट करने वाले हैं। अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। थैंक यू।